like a Hellcat. सो पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शार्क्स के कुछ मेंबर्स, स्पार्कलिंग ग्रुप के कुछ मेंबर्स, टी पार्टी में से माहा यूरी और क्वीन एंटरटेनमेंट से लालिमा एंड और भी कई सारे आइडल्स एक काफ़ी फेमस शो के सेट पर आते हैं जहां रियोक को खड़ा किया जाता है और वहां बैठी सभी लड़कियों से पूछा जाता है कि कौन रियोक का पार्टनर बनना चाहेगा। जिसे सुन दो लड़कियां खड़ी हो ही रही थी, पर लालिमा धीरे से उन पर अपना रोब झाड़ के उन्हें बिठा देती है और फिर लालिमा माहा को इशारा करती है स्टेज पर जाने के लिए, बट माहा जाने से मना कर देती है। तो फिर जब एंकर रियोक से पीछे मुड़ने के लिए बोलते हैं तो रियोक देखता है कि कोई भी लड़की उसकी पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद फिर वो माहा की तरफ देखता है, पर माहा भी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंकर रियोक माहा, यूजिन और लालिमा को स्टेज पर खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि कौन किसका पार्टनर बनना चाहेगा। तो ये सुन कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर ये देख जब जैसे रियोक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी माहा बोलती है कि वो यूजिन की पार्टनर बनेगी। तो ये सुन यूजिन को माहा का पार्टनर बना दिया जाता है और रियोक को लालिमा का। देन एंकर सभी को एक एक सॉन्ग प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं और एक एक हफ्ते का टाइम देते हैं, जिसमें उन्हें ओल्ड सॉन्ग को न्यू सॉन्ग में क्रिएट करके सिंग करना होगा, यानी रिमिक्स करके, एंड साथ ही प्रिपेयर किए गए सॉन्ग के साथ डांस परफॉर्मेंस भी देनी होगी। जिसके बाद फिर जिसका सॉन्ग सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसे विनर अनाउंस कर दिया जाएगा, जिस बात के लिए वो सभी मान जाते हैं। और फिर जब रियोक, चोई एंड कांग जैसी वापस डॉम आते हैं तो वहाँ वो दोनों रियोक से पूछते हैं कि तुमने माहा को अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज़ किया। जिस पर रियोक उन्हें बताता है कि इसलिए क्योंकि मेरा और माहा का ब्रेकअप हो चुका है, और फिर डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। जिसकी ये बात सुन वो हैरान रह जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि माहा, यूजिन और शिम ये तीनों प्रैक्टिस रूम में बैठे हैं ताकि माहा और यूजिन सॉन्ग की तैयारी कर सके, पर माहा का ध्यान कहीं और ही था क्योंकि उसको बार बार रियोक का ही ख्याल आया जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ लालिमा और रियोक भी अपना सॉन्ग डिसाइड करने के लिए बैठते हैं, मगर रियोक का भी ध्यान काम में नहीं था, इसलिए वो जब जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी लालिमा उसे एक और लव सॉन्ग सुनाती है, जिसे सुन वो वहीं रुक जाता है क्योंकि उस सॉन्ग की सभी लाइंस रियोक की सिचुएशन से बिल्कुल मैच हो रही थी। और वहीं नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर जुंगी अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर एनी और उसी आदमी के फोटो को देख रही होती हैं, जिस फोटो को उन्होंने लास्ट टाइम जिहाक को भी दिखाया था। कि तभी उनको उस फोटो में कुछ अलग दिखाई देता है, जिसे देख वो काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाती हैं। और फिर अब सीन चोई और कांग पे आता है, जो कि एक दूसरे के पार्टनर हैं, इसलिए ये दोनों भी बाकी सब की तरह बैठकर सॉन्ग सोचने लगते हैं, पर लाख कोशिश करने के बाद भी ये दोनों एक अच्छा सॉन्ग चूज नहीं कर पा रहे होते हैं जो कि इन्हें कंपटीशन जिता दे। और वहीं यूरी भी अपने पार्टनर के साथ सीओ के स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके पार्टनर को अर्जेंटली अपने शेड्यूल पर जाना पड़ा। और कुछ ही देर में चोई और कांग न्यूज़ देखते हैं कि उस आइडल का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो चुका है जो यूरी के साथ टीम अप करने वाला था, जिस वजह से अब वो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। माहा एंड शिम भी इस न्यूज़ को देखकर यूरी के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी कि अब यूरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर पाएगी। तो वहीं यूरी भी इस सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अपना सर डेस्क पर मार रही होती है कि तभी उसके पास पीछे से बैंग आ जाता है एंड यूरी से बोलता है कि टेंशन मत लो क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यानी कंपटीशन में तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। तो ये सुन यूरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर खुश होकर ब्लश करने लगती है, बट बैंग बताता है कि पर एक शर्त पे, यानी बाद में फिर उसे भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यूरी पूछती है कि और वो क्या, तो इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कहता एंड कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जाता है। सो फाइनली काफ़ी दिन के बाद कंपटीशन डे आ ही जाता है, जहाँ पहली परफॉर्मेंस कांग एंड चोई की थी, जो कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिसके सॉन्ग को सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। देन उनके बाद यूरी एंड बैंग अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आते हैं, जहाँ इनकी परफॉर्मेंस भी सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी एंड माहा और रियोक सभी की नज़रों से छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वेल अब बैंग और यूरी के बाद माहा और यूजिन स्टेज पर आते हैं, जहाँ ये दोनों एक बहुत ही इमोशनल सैड सॉन्ग सिंग करते हैं, जिसे सुन रियोक माहा से रिलेटेड वो सभी मेमोरीज याद करने लगता है जब वो दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले थे।
जिस वजह से रियोक की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और वहीं ये सॉन्ग सुनकर लालिमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब वो भी रियोक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। देन अब माहा और यूजिन के बाद लालिमा और रियोक स्टेज पर आते हैं और एक बहुत ही अच्छा लव सॉन्ग सिंग करते हैं, जिसे सुनकर अब इस बारी माहा को रियोक से रिलेटेड मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसको याद कर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब रियोक एंड लालिमा की परफॉर्मेंस एंड होती है और ये दोनों इस कंपटीशन को जीत भी जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का सॉन्ग पब्लिक ने ज़्यादा पसंद किया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यून एक लोकल बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और रियोक की जीत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि अगर उसकी रियोक से लड़ाई नहीं होती तो आज वो भी उस शो में होता। कि तभी कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं और फिर जब जैसी ह्यून के साथ फ़ोटो लेने लगते हैं, बट ह्यून सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देख उन दोनों आदमियों को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बोलने लगते हैं कि अगर तुम स्टार हो तो फिर क्या हमें नीचा दिखाओगे। ह्यून उनसे बोलता है कि सॉरी पर मेरे पास अभी बात करने का टाइम नहीं, पर वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं देते और ह्यून के साथ फाइट करने लग जाते हैं। और वही हम देखते हैं कि जब जैसे रियोक अपनी ट्रॉफी लेकर वापस घर आता है कि तभी उसे माहा की फिर से याद आने लगती है, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ माहा भी रियोक को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, इतना ज़्यादा कि वो उसकी याद में सॉन्ग सिंग करने लग जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि टी वाटी जिहा के साथ बैठी हुई होती है। जिहा कहते हैं कि तब से तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हो, इसलिए अब कुछ दिन तुम तीनों आराम कर लो। यूरी और शिम ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बट माहा बोलती है कि वो अपने घर जाना चाहती है, यानी अपनी मॉम के पास। तो ये सुन वो तीनों हैरान हो जाते हैं और वही स्पार्कलिंग ग्रुप के डॉम में मैनेजर टाई गुस्से से आते हैं और ह्यून को ढूंढने लगते हैं। देन ह्यून के बाहर आते ही उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि ह्यून कल रात की फाइट की वजह से सभी न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बन चुका है। ह्यून समझाता है कि इस बार उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन उसका लोकल बार में जाना ही गलत था, जिस वजह से उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। देन मैनेजर टाई बताते हैं कि सीईओ तुम्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं और वैसे भी अभी टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि हमारी एजेंसी को एनओजी एंटरटेनमेंट ने ख़रीद लिया है, तो अब कोई भरोसा नहीं कि वो किसको रखेंगे और किसको निकाल देंगे। तो ये सुन वो सभी हैरान होने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रियोक मैनेजर जून के साथ एक मीटिंग में जा रहा होता है, जहां जब जैसी मैनेजर जून ने रेडियो ऑन किया तो उसमें माहा का कंपटीशन में सिंग किया हुआ सॉन्ग आ रहा था, जिसे तुरंत ही मैनेजर जून चेंज कर देते हैं। पर नेक्स्ट चैनल पर भी माहा का ही कॉल मी सॉन्ग आ रहा था और उससे नेक्स्ट चैनल पर भी माहा का ही सॉन्ग आ रहा था, जिस चीज़ से रियोक गुस्सा होने लगता है, तो इसलिए वो जल्दी से रेडियो को ही ऑफ कर देते हैं और फिर बाद में खुद बेदिहानी में माहा का टी पार्टी सॉन्ग सिंग करने लगते हैं, जिन्हें जब जैसे रियोक ने और भी ज़्यादा गुस्से से देखा तो ये देख वो बेचारे चुप हो जाते हैं। और फिर जब जैसे ये दोनों एजेंसी के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ह्यून एक डंडे से एनओजी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को तोड़ रहा है। रियोक और मैनेजर जून जल्दी से वहां आकर उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस पर ह्यून बताता है कि रियोक ने उससे उसका सब छीन लिया, यानी अगर रियोक को जिहाग आइडल बनने के लिए नहीं लाते तो फिर आज वो शार्क्स टीम का मेंबर होता, ना कि रियोक। जिस पर रियोक बोलता है कि मैं यहाँ अपनी मेहनत से आया हूँ, यानी फुल ऑडिशन दे के, इसलिए तब भी तुम मुझे ये बात कैसे कह सकते हो। पर ह्यून मानता नहीं और रियोक को उल्टा सीधा बकने लगता है। तो फिर तब रियोक भी चिल्लाकर कहता है कि प्रॉब्लम एजेंसी या मेरे में नहीं बल्कि तुम में है, क्योंकि तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए अब रिग्रेट के साथ मत जियो और जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो। और फिर इतना बोलकर रियोक अंदर चला जाता है, जहां मैनेजर जून भी ह्यून से उसका डंडा छीनकर अंदर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ माहा अपने घर के लिए निकल जाती है। और वहीं एनओजी एंटरटेनमेंट के सीईओ यानी सीईओ पार्क लालिमा की एजेंसी यानी क्यून एंटरटेनमेंट को खरीद लेते हैं, जिस बात की खबर जब जैसी लालिमा को हुई इसलिए वो गुस्से में अपने सीईओ से मिलने जाती है। और वहीं दूसरी तरफ लालिमा की एजेंसी की ट्रेनीज बहुत ही ज़्यादा उदास होती हैं और बोलती है कि अब उनका क्या होगा, यानी अगर एनओजी एंटरटेनमेंट ने उन्हें निकाल दिया तो उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
जिन सभी की बातें लालिमा भी पीछे से सुन रही थी। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने सीईओ के ऑफिस आती है और सीईओ से बोलती है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो जानती है कि उसके सीईओ असली टैलेंट को पहचानते हैं और उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करते, भले ही वो स्टूडेंट गरीब क्यों ना हो। पर उसको ये नहीं पता था कि अब उसके सीईओ पैसों के खातिर टैलेंट को बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी बातों को जब लालिमा के सीईओ एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर लालिमा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सीईओ की नेम प्लेट को ज़ोर से नीचे फेंक के तोड़ देती है और कहती है कि वो अभी से इस एजेंसी को छोड़ रही है, जिसके ऊपर उसके सीईओ चिल्लाने की कोशिश करते भी हैं पर वो उल्टा उन्हीं के ऊपर और ज़ोर से चिल्ला के उन्हें चुप करा देती है, क्योंकि लालिमा इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और वहीं दूसरी तरफ माहा अपने घर यानी सरांग ऑर्फनेज पहुंचती है, जो कि उसकी मॉम चलाती है, और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो थोड़ा अंदर आती है जहाँ सभी बच्चे छुपे हुए थे और अचानक सभी बाहर आकर माहा को सरप्राइज़ देते हैं। तो ये देख माहा खुश होने लगती है। देन माहा की मॉम भी बाहर आती हैं और माहा को देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि माहा आज काफ़ी टाइम के बाद वापस अपने घर आई थी। और वहीं नेक्स्ट सीन में रियोक अब भी माहा के बारे में सोच कर पागल होता जा रहा था कि माहा कंपटीशन में कैसे सैड सॉन्ग सिंग कर रही थी, जैसे वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश कर रही हो। इसलिए ये सब याद करने के बाद रियोक से बिल्कुल रुका नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से उठकर जिहाक के कैफ़े पहुंच जाता है और पूछता है कि माहा कहाँ है, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसको अपने सामने देख ये सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहा की मॉम माहा से कुछ लंच बॉक्स को डिलीवर करने के लिए कहती हैं, जो कि उसे गांव के बूढ़े लोगों को देने हैं। माहा जैसे तैसे हाँक करके लंच बॉक्स को कार में रख रही होती है कि तभी उसके सामने रियोक आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख माहा बहुत बुरी तरह शॉक थी और फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर रियोक बताता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, पर प्लीज़ मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। माहा उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि उसे वहाँ से जाने के लिए बोलने लगती है, पर रियोक वहाँ से जाता नहीं और बल्कि माहा को रोककर उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। और फिर माहा के लाख मना करने के बाद भी उसके साथ लंच डिलीवर करने आ जाता है, जहाँ जब जैसी माहा को लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो रियोक उससे कहता है कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर खुद सभी लोकेशंस को ढूंढकर सभी के घर में खाना डिलीवर करता है, जहाँ इन दोनों को कोई भी पहचानता नहीं, क्योंकि आई थिंक ये विलेज है इसलिए, या फिर ये सिर्फ बूढ़े लोगों को खाना डिलीवर कर रहे हैं इसलिए। और बस फिर ऐसे ही करते करते ये दोनों सारे बॉक्सेस को डिलीवर कर देते हैं। अब शाम हो जाती है और मैनेजर जून रियोक को बार बार कई सारी कॉल्स किए जा रहे थे, बट रियोक उन्हें इग्नोर कर देता है। देन माहा एज ए थैंक्स के तौर पर रियोक को एक कॉफ़ी पीने के लिए देती है और पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्यों आया है। रियोक कहता है कि मैंने बताया तो कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, और अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम मेरी कॉल्स का आंसर दोगी तो मैं यहाँ से वापस अपने काम पर चला जाऊँगा। पर माहा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और फिर अब सीन रात पर आता है, जहाँ माहा बाहर बैठकर अपनी मॉम से बातें कर रही थी। माहा की मॉम माहा से रियोक के बारे में पूछती है कि वैसे वो लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ खाना डिलीवर करा रहा था। तो इस पर माहा डायरेक्ट कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरा सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त है। तो ये सुन उसकी मॉम हंसने लगती है और फिर माहा से कहती है कि तुम हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रही हो, क्योंकि मैं हमेशा ऑर्फनेज में बच्चों को संभालने में बिजी रहती थी और तुम पर ध्यान नहीं दे पाती थी। पर आज मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तुमने अकेले ही इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके सक्सेस हासिल कर ली। जिनकी ये सभी बातें सुन माहा भी खुश होने लगती है और फिर ये दोनों सोने के लिए घर के अंदर चली जाती हैं। मगर माहा बस बार बार यही सोचे जा रही थी कि रियोक वापस गया होगा कि नहीं, इसलिए वो रियोक को चेक करने के लिए घर से बाहर आती है और देखती है कि रियोक अभी भी वहीं है एंड ठंड में काँप रहा है, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। कि तभी रियोक ठंड से परेशान होकर जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उसको स्टार्ट करता है, जिसे देख माहा को लगता है कि शायद रियोक वापस अपने घर जा रहा है, इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। पर ऐसा नहीं होता।
यानी रियोक अब भी कार में ही सो रहा था और फिर जब जैसे वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। इसलिए फिर उसको मजबूरन महा के पास आकर कुछ पैसे उधार मांगने पड़ते हैं, जिसको अभी तक अपने सामने देखकर महा भी हैरान होने लगती है। पर फिर वो फ्यूल खरीदकर रियोक की कार में भरवा देती है। देन वो रियोक को फिर से वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर इस बारी भी रियोक मानता नहीं। तो ये देख महा थक हार कर वापस अपने घर जाने लगती है। पर जब जैसे ही वो वापस अपने घर आती है तो वहाँ वो देखती है कि रियोक अपनी कार की हेल्प से महा से पहले ही उसके घर पहुंच चुका है और महा की मॉम के साथ मिलकर बच्चों को खाना खिलवा रहा है। जिसे ये सब करता देख महा तो काफी ज्यादा शॉक होती है। पर महा की मॉम रियोक से कहती है कि तुम हर महीने इससे लड़ाई कर लिया करो ताकि ये इसी बहाने मुझसे मिलने घर आ जाया करे। तो इस पर रियोक बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर अब मैं पक्का इससे हर हफ्ते लड़ा करूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिनका ऐसा घुलना मिलना महा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए खाने के बाद वो रियोक को बाहर लेकर आती है और पूछने लगती है कि रियोक आखिर ये सब क्यों कर रहा है। रियोक कहता है कि तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था, कम से कम हमें बात तो करते रहना चाहिए। तो इस पर महा कहती है कि रियोक के जैकेट वाले इंसिडेंट के बाद महा बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि फैंस कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए वो फिर से रियोक के फैंस का टारगेट नहीं बनना चाहती। और साथ ही इस सब से उसकी टीम यानी टी पार्टी पर भी असर पड़ेगा। रियोक कहता है कि अभी तुम शार्क्स और टी पार्टी को भूल जाओ और ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, यानी जैसे हम अभी हैं इस बारे में क्या सोच रही हो। तो ये सुन महा कुछ नहीं कहती। तभी सीन चेंज होकर जिहाक और रिपोर्टर जुंगी पे आता है, जहाँ रिपोर्टर जुंगी उन्हें भी एनी वाली फोटो दिखा रही थी। जिसे फिर जब जैसी जिहाक भी काफी ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो उन्हें भी उसमें एक शॉकिंग चीज दिखती है। और फिर तभी सीन इंजू पर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो एनी की डेथ फोटो के पास बैठा है और उसकी डायरी को रीड कर रहा है। अब सीन सीओ पार्क के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां उनका सेक्रेटरी आकर बताता है कि लालिमा ने क्वीन एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया है। पर सीओ पार्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि न्यूज़ में बता दो कि शार्क्स उनके साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। सेक्रेटरी बाहर आ जाते हैं और एक शैतानी हंसी हंसकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम महा और रियोक को देखते हैं जो कि बीच पर चल रहे हैं। रियोक महा को रोकता है और बोलता है कि उसने कायारो की तरह महा से ब्रेकअप कर लिया था, जिस बात का उसे बहुत ही ज्यादा दुख है। तो ये सुन महा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाती और रोते हुए पूछती है कि रियोक क्यों उसे अचानक छोड़ के चला गया था एंड अब वो वापस क्यों आना चाह रहा है। क्या वो हमेशा सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचता है और कभी दूसरों की फिक्र नहीं करता। जिसकी ये बातें सुन रियोक कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो सब समझ जाता है कि ब्रेकअप के बाद महा कितने ज़्यादा पेन में थी। और फिर बिना कुछ बोले महा के सामने अपना हाथ करता है, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, जिसको महा काफ़ी कुछ सोचने के बाद पकड़ लेती है और फिर से काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि वो भी रियोक के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। जिसको रोते हुए रियोक से बिल्कुल नहीं देखा जाता, इसलिए वो डायरेक्ट महा के क्लोज आकर उसे किस कर देता है और उन दोनों की सारी लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद फिर जब शाम होती है तो तब महा रियोक से पूछती है कि वापस जाने के बाद वो दोनों क्या करेंगे, यानी अब वो अपने रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सुन रियोक कुछ नहीं बोलता, बल्कि महा का हाथ पकड़कर कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रियोक डायरेक्ट अपने डॉम आकर सभी मेंबर्स के सामने बोलता है कि वो अपने लव रिलेशन को पब्लिक करना चाह रहा है। तो ये सुन वो सभी काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और चोई एंड कांग बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो वही हानजाए बोलता है कि क्या ये किसी तरह की बकवास कर रहा है। तो वही बैंग हैरानी से बोलता है कि आज रियोक ने डॉम में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। एंड वही दूसरी तरफ महा भी यही सब चीज़ अपने डॉम में आकर बोलती है, जिसे सुन शिम और यूरी भी काफ़ी बड़े सदमे में चली जाती हैं कि क्या महा अपने दिमाग के संतुलन को खो बैठी है।
पर माहा कुछ नहीं बोलती और फिर अब रियोक आराम से सभी के सामने अपनी सारी बातें क्लियर करता है और बोलता है कि उसने खुद को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब वह ऐसे चुप रहकर नहीं जी सकता। मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, पर अब ये सिचुएशन कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं। जिसकी ये बातें सुन मैनेजर जून बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और तोड़फोड़ करने तक को तैयार हो जाते हैं, पर तभी चोई और कांग उनके पास आकर उन्हें शांत करवाते हैं। हानजा इस बारे में बात करने के लिए रियोक को अपने साथ बाहर लेकर आता है और बोलता है कि वो शाख्स को किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होने देगा, फिर चाहे रियोक का कुछ भी करने का मन हो, और कहता है कि अब रियोक भी इंजू की तरह बन गया है। जिस बात पर जब रियोक बोलता है कि तुम मुझे इंजू से क्यों कंपेयर कर रहे हो, तो ये सुन हानजा गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शार्क्स मेंबर्स और टी पार्टी मिलकर रियोक और माहा के बारे में मीटिंग करते हैं कि अब उन्हें इन दोनों का क्या करना चाहिए। जहां इन्होंने लालिमा को भी बुला रखा था क्योंकि लालिमा को भी रियोक और माहा के अफेयर के बारे में सब पता है, पर वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कहती है कि तुम लोग मुझे मत बुलाया करो क्योंकि मेरे पास और भी काम है, लाइक मुझे अपने लिए न्यू एजेंसी ढूंढनी है और फिर न्यू सॉन्ग भी क्रिएट करना है। पर उसकी इन बातों को सभी लोग इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि रियोक और माहा को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो दोनों डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो एक दूसरे के बिन नहीं रह पाएंगे। और फिर यहाँ ये सभी अपने अपने ख़राब आइडियाज़ देने लगते हैं कि उन दोनों को सीक्रेटली कैसे मिलाया जाए, क्योंकि अगर वो दोनों पब्लिक प्लेस में मिले तो पकड़े जाएंगे, जिसके बाद फिर हम सबकी भी खैर नहीं। जिस पर बैंक कहता है कि तो फिर क्यों ना हम इन दोनों को एक पर्सनल होटल रूम दिला दें। जिस बात को सुन यूरी भड़क जाती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो। और फिर यहाँ इन सभी के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। लालिमा ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी को चुप करवाती है और बोलती है कि मिलने की सबसे अच्छी जगह उनके डॉर्म्स ही हैं। तो इस पर शार्क्स कहते हैं कि उनके डॉर्म पर हमेशा फैंस और रिपोर्टर्स की निगाह रहती है, जिस वजह से माहा का उनके डॉर्म आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसलिए क्यों ना रियोक टी पार्टी के डॉर्म में माहा से मिले। तो ये सुन यूरी तो इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट थी, पर शिम मान जाती है और बताती है कि हाँ हमारा डॉर्म बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारे नेबर्स कभी हमारी जासूसी नहीं करते। तो ये सुन लालिमा फाइनल कर देती है कि ठीक है अब से रियोक माहा के डॉर्म जाकर उससे मिला करेगा, बात ख़त्म। तो ये सुन शार्क्स मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियोक टी पार्टी के डॉर्म आ गया है। माहा उसे एक सरप्राइज़ दिखाने अंदर चली जाती है और रियोक वहाँ खड़े होकर माहा की फ़ोटोज़ देखने लगता है कि तभी उसे वहाँ एनी की फ़ोटो दिखाई देती है, जिसे देख उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा हो। इसलिए वो यूरी से इस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर यूरी रियोक को बताती है कि ये एनी है, उनकी पुरानी मेंबर, जिसके जाने के बाद माहा ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था। तो ये सुन रियोक को एनी का नाम भी काफ़ी जाना पहचाना लगता है कि तभी फिर माहा रियोक के पास अपने पुराने सामान का बॉक्स लेकर आती है और उसमें से रियोक को उन दोनों की पुरानी फ़ोटो दिखाने लगती है, ये कह के कि देखो ये फ़ोटो आज भी मेरे पास है। तो ये देख रियोक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर जब जैसी उसकी नज़र माहा के बॉक्स पे पड़ी जिसके अंदर वही मोबाइल रखा था जिसे कुछ साल पहले उसने युंजू के हाथ में देखा था जब युंजू अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किया करता था, इसलिए ये देख रियोक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह शॉक हो जाता है और फिर से एनी की फ़ोटो देखता है, जिसे देखते हुए उसे याद आता है कि हाँ ये वही लड़की है जिससे युंजू एक बारी सीक्रेटली मिलने बाहर आया था एंड उस लड़की को उसके घर तक नहीं छोड़ने के लिए सॉरी बोल रहा था। फिर जब जैसे एनी के वहाँ से जाने के बाद वो पीछे मुड़ता है तो तब रियोक उसके पास आता है जो कि युंजू को उस लड़की से मिलते हुए देख चुका था और फिर पूछने लगता है कि ये लड़की कौन थी, जिस पर जब जैसी युंजू ने बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी एनी, जिसे मैं बहुत सालों से लव करता हूँ, यानी मेरे के-पॉप आइडल बनने से पहले से भी। तो ये सुन रियोक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और चिढ़कर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लगता है कि तुमने हमारे शार्क्स ग्रुप को मजाक में ले रखा है। और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड युंजू के रुकाने पर भी नहीं रुकता और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.
थैंक यू।